तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र के सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। और फ्रेंड्स आपको एक बात क्लियर कर दें कि ये सेट 2 है, आप ध्यान दीजिएगा, ये सेट 2 है। सेट 1 आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख लीजिएगा। इसमें दिए हुए सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको इस चैनल पर सभी प्रकार का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी चैप्टर के मिल जाएंगे पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए। आप सभी एक बार जाकर के उनको रीड जरूर करेंगे, आपके होने वाले एग्जाम के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों को। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो से लाभ उठा सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 9 है कि सोवियत संघ के विघटन के सकारात्मक परिणाम बताइए। यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद सकारात्मक यानी कि अच्छा परिणाम उसका कौन कौन सा है उसके बारे में बताना है। पहला होगा कि सोवियत संघ के विघटन के बाद ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई। दो महाशक्तियों के उदय से ही शीत युद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा है कि इसके विघटन से हथियारों की होड़ समाप्त हो गई और परमाणु हथियार संचय की प्रवृत्ति कम हो गई। इसके कारण विश्व में शांति की संभावना बढ़ती गई। सवाल नंबर 10 देखेंगे। मैक-मोहन रेखा क्या है? ये VVI है, आप इसको याद रखेंगे। मैक-मोहन रेखा क्या है? इसका जवाब होगा कि भारत और चीन की सीमा रेखा को मैक-मोहन रेखा कहते हैं। आप इसको याद रखेंगे। भारत और चीन की जो सीमा है उस सीमा रेखा को मैक-मोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। इसकी उत्तर पूर्वी सीमा की लंबाई 4224 किलोमीटर है। कितनी है? इसकी उत्तर पूर्वी सीमा की लंबाई 4224 किलोमीटर है। सवाल नंबर 11 देखेंगे। सवाल नंबर 11 है कि 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन आयोग की कौन सी सिफारिशें थी? 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग की कौन सी सिफारिशें थी? फ्रेंड्स, सवाल को पहले भी समझना जरूरी है। सवाल अगर माइंड में सेट रहेगा कि कौन सा सवाल का क्या जवाब था तो आप उस सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। इसका जवाब होगा कि 29 दिसंबर 1953 को सैयद अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के संबंध अपना प्रतिवेदन देना था। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में स्वीकार किया कि देश में राज्यों की सीमाओं का निर्धारण उस भाग में आम नागरिकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर ही 1956 में संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। क्लियर है? चलिए हम सवाल नंबर 12 देखते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है? ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है इसके बारे में जानेंगे। ये प्रश्न भी VVI है, आप इसको याद रखेंगे। इसका जवाब होगा कि ह्यूमन राइट्स वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। क्या है? ह्यूमन राइट्स वॉच जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है जो मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करता है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने के कारण यह विश्व भर के मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर आकर्षित करते हुए बारूदों, सुरंगों पर रोक लगाने तथा अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाने में सहयोग करता है। क्लियर है? सवाल नंबर 13 देखते हैं। भारतीय विदेश नीति के किन्हीं 2 सूत्रों का वर्णन कीजिए। भारतीय विदेश नीति के किन्हीं 2 सूत्रों का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स, आप वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर देंगे। इसका जवाब होगा कि भारतीय विदेश नीति के 2 प्रमुख सूत्र हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सभी विषय के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जरूर रीड करेंगे, यानी कि उसको जरूर देख लेंगे। आपके परीक्षा के लिए बिल्कुल ही जरूरी है और बिल्कुल सहायक है। इसका जवाब होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व सहयोग में विश्व के सभी देशों के साथ रहना। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व सहयोग में विश्व के सभी देशों के साथ रहना। दूसरा होगा कि निश्चित अवधि के भीतर निःशस्त्रीकरण का लक्ष्य पूरा करना, लेकिन रचनात्मक कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास करना। चलिए सवाल नंबर 14 देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का क्या उद्देश्य है? विश्व व्यापार संगठन का क्या उद्देश्य है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका जवाब होगा कि यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को निर्धारित करता है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार के नियमितीकरण से उद्देश्य से की गई थी।
एक बार और समझिएगा, विश्व व्यापार संगठन क्या उद्देश्य है, ये VVI आप इसको याद रखेंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को निर्धारित करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार के नियमितीकरण के उद्देश्य से की गई। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसकी याद रखेंगे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है। इसके सदस्यों की संख्या 164 है और प्रत्येक निर्णय सभी सदस्यों की सहमति से होता है। क्लियर है। सवाल नंबर 15 देखेंगे। सवाल नंबर 15 है कि आर्थिक न्याय क्या है। आर्थिक न्याय क्या है? इसका जवाब होगा कि आर्थिक न्याय से तात्पर्य समाज के सभी प्रकार के वर्गों से है, समाज में बराबरी तथा समानता से है, किसी के पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति न हो, कोई भूख से न मरे, सारा समाज आर्थिक बराबरी का हो, इसे ही आर्थिक न्याय कहते हैं। यानी कि सभी समाज के लोग आपस में अच्छे से रहें और कि कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं मरे, किसी के पास ऐसा नहीं कि अकूत संपत्ति यानी कि बहुत ज़्यादा संपत्ति हो जाए और कोई व्यक्ति है जो भूखा से मर रहा हो, इसी को कहते हैं आर्थिक न्याय के साथ रहना। सवाल नंबर 16 देखेंगे। सवाल नंबर 16 है कि भारत में विविधता में एकता है। भारत में विविधता में एकता है, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका जवाब होगा कि भारत विविधताओं का देश है। कारण यह है कि यहाँ जातीय, धार्मिक तथा क्षेत्रीय विविधताएं पाई जाती हैं। यहाँ अलग प्रांतों में अलग अलग जाति, संप्रदायों तथा धर्मों के लोग रहते हैं, फिर भी इस विविधताओं के रहते हम एकता के सूत्र में बंधे हैं। यानी कि सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं, सभी संप्रदाय समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या है अपनी एकता दिखाते हैं। हम सभी लोग मिलजुल कर साथ में रहते हैं। इसलिए विविधता में एकता की भावना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 और 18 दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान दीजिएगा। और सवाल नंबर 18 जो है राजनीतिक न्याय क्या है, इसको भी आप बिल्कुल समझेंगे अच्छे तरह से। पहले हम सवाल नंबर 17 को देखते हैं। सवाल नंबर 17 है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है। निवेश यानी कि जहाँ बड़े बड़े कंपनी उद्योग में पैसा निवेश करते हैं, यानी कि पैसा लगाते हैं, उसको निवेश बोला जाता है। और विदेशी निवेश यानी कि जो फॉरेनर यानी कि बाहर के जो लोग पैसा लगाते हैं, विदेश के लोग पैसा लगाते हैं, उसको निवेश बोला जाता है। अब इसके हम जवाब को देखेंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश है। फिर से समझिएगा, प्रत्यक्ष विदेश निवेश में किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश है। यानी कि दूसरे देश की कंपनी एक अलग देश यानी दूसरे देश में पैसा जो निवेश करती है, उसके बारे में चर्चा है। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिसमें उसका पैसा लगता है। अब सवाल नंबर 18 समझेंगे। राजनीतिक न्याय क्या है। राजनीतिक न्याय क्या है? इसका जवाब होगा कि राजनीतिक न्याय ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें मानव जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता समाज के प्रत्येक वर्ग को समान रूप से कराई जा सके। इस कारण लोकतंत्र राजनीतिक न्याय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है।